तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रगतिवाद पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रगतिशील व्यापक शब्द है। प्रगतिशील व्यापक शब्द है, किंतु प्रगतिवाद एक निश्चित तत्ववाद को सूचित करता है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सुमित्रानंदन पंत या शुक्ल जी का? इसका सही आंसर क्या है? प्रगतिशील व्यापक शब्द है, किंतु प्रगतिवाद एक निश्चित तत्ववाद को सूचित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखन संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ, पेरिस, लंदन या दिल्ली में? तो कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। पेरिस क्या? ऑप्शन नंबर 2। और ये पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये तो किसके नेतृत्व में हुआ था? हेनरी बारबूज के नेतृत्व में हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखन संघ का प्रथम अधिवेशन। प्रश्न दूसरा देखते हैं। द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में, 1936 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में, या 1941 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या है? 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। चतुर्थ प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1943 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 श्रीपाद अमृत टांगे, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र या हेनरी बारबूज? क्या है? चतुर्थ प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1943 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रीपाद अमृत टांगे। देखिए इसमें आपको दोनों से मिल गए। ये कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में हुआ था चतुर्थ प्रगतिशील लेखक संघ, और किसकी अध्यक्षता में? तो श्रीपाद अमृत टांगे। एक प्रश्न ये हो गया आपका, एक प्रश्न ये। आपका 25 प्रश्न 50 प्रश्न के बराबर है। तो चलिए आगे देखते हैं। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में वही साम्यवाद है। क्या है? राजनीति में वही साम्यवाद है। द्वंद्वात्मक गलत लिखा गया इसमें। ऐसे रहेगा। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। यह कथन किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त का, या रामविलास शर्मा का, शिव कुमार मिश्र का, या नामवर सिंह का?
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गणपति चंद्रगुप्त का यह कथन है। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद है। राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्षयवाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त साहित्य धारा का जन्म हुआ। फिर से देखिए, क्षयवाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त साहित्य धारा का जन्म हुआ। उसे सन 1936 में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई। तो यह कथन किसका है? तो शिव कुमार सिंह का, डॉक्टर नामवर सिंह का, या रामविलास शर्मा, या राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है राम नामवर सिंह। आगे देखते हैं। शिव कुमार का भी एक कथन है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। मार्क्सवादी ऐसे करके लिखते हैं। मार्क्सवादी या साम्यवादी मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। क्या है? ये शिव कुमार का कथन है। क्या है? मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद है। आगे देखते हैं। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल, डी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रतिवादी नहीं है, प्रगतिवादी है ये। प्रगतिवादी साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। और रामविलास शर्मा का भी कथन देख लीजिए, इन्होंने क्या कहा था। प्रगतिशील साहित्य से मतलब, यहाँ से देखिए, प्रगतिशील साहित्य से मतलब क्या है? उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। एक बार फिर से सुनिए, रामविलास शर्मा का क्या कथन है। प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो साहित्य को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। इसका सही आंसर था नगेंद्र। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है, सॉरी ये प्रश्न तो दिया हुआ था, इसका बताने कोई मतलब ही नहीं है। इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, नवीन सौंदर्यबोध, नारी के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण, अप्रस्तुत विधान। इसमें प्रगतिवाद की विशेषताएं प्रवृत्तियां नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4। ये किसकी विशेषता है? तो प्रयोगवाद की विशेषता है ये, अप्रस्तुत विधान। प्रगतिवाद की और भी विशेषता है, जैसे
शोषण का विरोध हो गया, शोषित के प्रति सहानुभूति, एक मिनट ऐसे लिखे, शोषित के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति। दूसरा क्या है, और क्या इसका है, धर्म व ईश्वर का विरोध, धर्म और ईश्वर का विरोध। यह भी प्रगतिवाद की विशेषता है, धर्म और ईश्वर में ये इसका विरोध करते थे। इनमें क्रांति भावना थी, क्रांति भावना थी, यथार्थवाद का आग्रह, नवीन सौंदर्य बोध, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, विषमताओं का विरोध था। ये सब प्रगतिवादी की विशेषता है। आगे देखते हैं, नागा अर्जुन की रचना। नागा अर्जुन की रचना राम के प्रति किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? नागा अर्जुन की रचना राम के प्रति किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए विश्व बंधु पत्रिका, दीपक पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या विशाल पत्रिका। तो ये किससे प्रकाशित होती थी? तो ऑप्शन नंबर ए विश्व बंधु पत्रिका। और ये कहाँ से प्रकाशित होती? तो लाहौर से। और ये प्रकाशित कब हुई थी? तो 1933 में। 1933 में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम के प्रति नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचना है, इनकी हिंदी कविता है। चलिए आगे देखते हैं, नागार्जुन के विषय में और भी देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ? तो तरौनी में हुआ था। और ये पड़ता कहाँ है? दरभंगा बिहार में। 1911 में तरौनी, दरभंगा बिहार में। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ इनका मूल नाम था। इन्हें ढक्कन मिश्र भी कहते थे, यात्री भी, जन कवि, किसान कवि भी, आधुनिक कवि आदि नामों से इनको संबोधित किया गया है। इनकी एक रचना थी 1968 में प्रकाशित हुई थी, मैथिली काव्य संग्रह था जो 1968 में प्रकाशित हुई थी, पत्रहीन नग्न गाछ। इनकी महत्वपूर्ण रचना है पत्रहीन नग्न गाछ। और इन्होंने प्रश्न ऐसे ही बन सकता है नागार्जुन पे कि नागार्जुन ने बौद्ध धर्म कब स्वीकारा था? बौद्ध धर्म कब स्वीकारा था? तो नागार्जुन ने कब स्वीकारा था? तो 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। चलिए आगे देखते हैं, नागार्जुन की रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार या सोवियत लैंड पुरस्कार? तो बताइए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पत्रहीन नग्न गाछ पे। और ये कब की रचना है? तो 1968 में। 1968 में है। और ये मैथिली भाषा की रचना है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, इन्हें सच्चे हाथों में स्वाधीन भारत का प्रतिनिधि जन कवि माना जा सकता है? अर्थों में लिखा है, यहाँ पर क्या है? अर्थों में। इन्हें सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत का प्रतिनिधि जन कवि माना जा सकता है। नामवर सिंह ने यह कथन किसके लिए कहा है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, दूसरा केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा प्रभाकर माचवे, चौथा शिवमंगल सिंह सुमन। तो यह कथन नागार्जुन के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें देखिए आपका 2 प्रश्न बन गया। ये सबसे पहले तो यह कथन किसका है?
तो नामवर सिंह का है। कि सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत का प्रतिनिधि जन कवि माना जा सकता है नागार्जुन को, तो किसने कहा था? नामवर सिंह ने। ऐसे आपका 2 प्रश्न हो गया इसी प्रश्न में। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन के निधन के बाद भूमिका शीर्षक से इनकी एक लंबी कविता प्रकाशित हुई। इसका संपादन किसने किया था? शोभाकांत, सोमदेव, मुंशी प्रेमचंद्र या चौथा ए और दोनों? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। इसका शोभाकांत और सोमदेव दोनों ने इसका संपादन किया था। नागार्जुन की जो रचना थी भूमिका नहीं है, ये भूमिजा है, भूमिजा। आगे देखते हैं, त्रिलोचन शास्त्री की रचना गुलाब और बुलबुल पर कौन सा पुरस्कार मिला था? त्रिलोचन शास्त्री की रचना गुलाब और बुलबुल पर कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रथम हिंदी समिति पुरस्कार, द्वितीय हिंदी साहित्य पुरस्कार, तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार या व्यास पुरस्कार। तो गुलाब और बुलबुल पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो हिंदी समिति पुरस्कार। ये किसकी रचना थी? गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन शास्त्री की। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। किसने त्रिलोचन शास्त्री को आत्म विश्लेषण का कवि कहा है? किसने त्रिलोचन शास्त्री को आत्म विश्लेषण का कवि कहा है? ए बच्चन सिंह, 2 हरप्रसाद शास्त्री, नामवर सिंह या गुलाब राय? तो त्रिलोचन शास्त्री को किसने आत्म विश्लेषण का कवि कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्प में त्रिलोचन शास्त्री की रचना नहीं है। मेरा घर 2002 में है, उस जनपद का कवि 1981 में, सबका अपना आकाश 1987 में, भांग नहीं है, भंग है ये 1929 में। तो इसमें कौन सी रचना त्रिलोचन शास्त्री की नहीं है? तो प्रणभंग। अब ये बताइए, प्रणभंग इनका नहीं है तो किसका है? तो यह रचना किसका है? तो ये दिनकर जी का है। तो यह रचना किसका है? तो दिनकर जी का है, दिनकर जी का है प्रणभंग रचना। मेरा घर 1902 में है, उस जनपद का कवि 1981 में है, सबका अपना आकाश 1987 में है। और जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं त्रिलोचन शास्त्री के, अब आगे देखते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की रचना ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ताप के ताए हुए दिन इनका काव्य संग्रह है, जिस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, हिंदी समिति पुरस्कार। तो बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था ताप के ताए हुए दिन पर? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म नागेंद्र के अनुसार क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म नागेंद्र के अनुसार क्या है? नागेंद्र जी ने इनका जन्म क्या माना है? कब माना है बताइए? 1915, 1916, 1917, 1911। सर्वमान्य तो इनका 1916 है, लेकिन नगेंद्र ने इनका जन्म कब माना है? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
1915 में शिव मंगल सिंह का जन्म नगेंद्र माना है। आगे देखते हैं। राघे राघव की रचना चीवर उपन्यास किसके प्रत्युत्तर में लिखा गया है? प्रत्युत्तर में लिखा गया है। यशपाल की रचना जो दिव्या है, दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर, नागार्जुन कृत राम के प्रति, या इनमें से कोई नहीं? राघे राघव ने जो अपनी रचना लिखी थी चीवर, ये किसके प्रत्युत्तर में लिखी थी? तो ये यशपाल की रचना थी दिव्या, उसी के प्रत्युत्तर में इन्होंने लिखा था राघे राघव ने। आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपनी रचना को आधुनिक युग की गीता कहा है। तो किस रचना को कहा है? कुरुक्षेत्र 1946, या द्वंद्व गीत 1940, या उर्वशी 1961, या रेणुका 1935। तो इन्होंने किस रचना को कहा है? ये द्वंद्व ऐसे रहेगा। इन्होंने किस रचना को कहा है? आधुनिक युग की गीता कहा है। किस रचना को? तो आंसर दीजिए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राघे राघव की नहीं है? पिघलते पत्थर, राग के दीपक, चीवर, युग का मूल। कौन सी रचना राघे राघव की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, यह राघे राघव की रचना नहीं है। तो ये रचना है किसकी? शिव मंगल सिंह सुमन की। किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है युग का मोल। आगे देखते हैं। किसने रामधारी सिंह दिनकर को अग्नि संभव कवि कहा है? अग्नि संभव कवि कहा है। किसने रामधारी सिंह दिनकर को अग्नि संभव कवि कहा है? तो महादेवी वर्मा ने, या माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, या मुंशी प्रेमचंद्र। तो किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा ने दिनकर जी को अग्नि संभव कवि कहा है। क्या कहा है? अग्नि संभव कवि। और ये बताइए, द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इन्हें क्या कहा है? द्वारका प्रसाद सक्सेना ने क्या कहा है दिनकर जी को? द्वारका प्रसाद सक्सेना जी ने क्या कहा है? तो इन्हें अनल का कवि कहा है। क्या कहा है? अनल का कवि। अनल का कवि। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि अनल का कवि रामधारी सिंह दिनकर को किसने कहा था? तो द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न देखिए, इनकी एक रचना थी हुंकार। उनकी एक रचना थी रामधारी सिंह दिनकर की। क्या कौन सी रचना थी? हुंकार। हुंकार एक रचना थी। इसको बैताली जागरण गान किसने कहा था? बैतालिक जागरण गान किसने कहा था? हुंकार को किसने बैतालिक जागरण गान कहा था? तो किसने कहा था? तो बच्चन सिंह ने। ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह ने क्या कहा था? हुंकार को बैतालिक जागरण गान कहा था। आगे देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी ने युग की ज्वालामाला कवि कहा है। किसे कहा है? रामेश्वर शुक्लंचल, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? युग की ज्वालामाला कवि किसे कहा गया है? युग की ज्वालामाला कवि किसे कहा गया? तो है रामधारी सिंह दिनकर को। किसने कहा था? माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या कहा था रामधारी सिंह दिनकर को? तो युग की ज्वालामाला। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? प्यासा निर्झर, बहुत रात गए, लाल निशान, रक्तचंदन, इनमें से कोई नहीं। प्यासा निर्झर,
लाल निशान, बहुत रात गए, रक्त चंदन। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं सब नरेंद्र शर्मा की है। तो इसमें से क्या होगा? सभी रचनाएं हैं। क्या है? प्यासा निर्झर भी है नरेंद्र शर्मा की, बहुत रात गए ये भी इनकी रचना है, लाल निशान भी है, रक्त चंदन भी है। चारों रचनाएं नरेंद्र शर्मा की है। इनकी और भी रचना है नरेंद्र शर्मा की, जैसे प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन, ये भी महत्वपूर्ण है, द्रौपदी, अग्निशस्य, एक मिनट लिख दे रहे हैं, द्रौपदी सस्य क्लियर नहीं आ रहा है, अग्निशस्य, द्रौपदी, ये भी सब महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। पलासवन, सुवर्णा, ये जितनी भी रचनाएं हैं सब नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। प्रभात फेरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, ये सब जितनी भी रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा की है। आगे देखते हैं। देखते हैं जिंदगी का मेला, मजदूर की करुण कहानी, शहीदों की कतार, किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन चक्र, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा, मन्नू लाल।